हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। आज बात कर रहे हैं आपके कोर्स के अंतर्गत जो टॉपिक है रोमन लीजन का संगठन या रोमन लीजन की जो विशेषताएं थी उसके बारे में बात किया जाएगा। एक मिलिट्री थिंकर है जनरल फुलर, जैसा कि आपको मैंने लेक्चर में बताया था। उसके बारे में उसने काल विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो वेस्टर्न मिलिट्री हिस्ट्री है उसके बारे में। तो उसका जो काल विभाजन है उसने टॉम विटिंगम से इतर कुछ चीज़ें बताई थी, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उसने क्या कहा। रोमन लीजन के बारे में उसका परसेप्शन था कि उसने कहा, इस कोट को याद रखिए, आप परीक्षा के लिए उपयोगी है, कि उसके अनुसार कि इन पराक्रमी रोमन सैनिकों ने एक सैनिक जाति के रूप में रोम के नागरिकों के चरित्र को के स्वरूप को प्रदान किया। जैसा कि मैंने बताया कि प्रबल राष्ट्रवादी से रोमन सेनाएं थीं। रोमन सेनाओं का संगठन लीजन में था। सेना का जो संगठन था उसको लीजन बोलते थे। यह यूनानी फ्लैग से अधिक लोचदार संगठन था। रोमन सेना की इकाई को लीजन कहा जाता था। लीजन का प्रारंभिक स्वरूप यूनानी फ्लैक्स के ही समान था। प्रारंभ में लीजन में 3000 सैनिक होते थे और उसका नेतृत्व ट्रिब्यूनों द्वारा होता था। ये आप बात ध्यान रखिए, जितनी भी लाइनें हैं सबके क्वेश्चन और आंसर में तब्दील होंगे, उल्टा और सीधा। आप विशेष ध्यान दें। लेक्चर वेरी शॉर्ट होगा, बहुत कम समय का होगा, इसलिए हर शब्द पर ध्यान दें और वेरी केयरफुली इसको नोट्स बनाते जाएं। वीडियो को सुने बहुत ध्यान से। तो हम ट्रिब्यूनों की बात कर रहे हैं। जो 3000 सैनिक होते थे जो लीजन में प्रारंभ में, सबसे पहले 3000 सैनिकों की टुकड़ी थी लीजन में। उसके बाद उसका नेतृत्व ट्रिब्यून में किया जाता था। जो ट्रिब्यून होता था वो ट्रिब्यूनल एक होता था, वो नेतृत्व करता था। इसके बाद इस सैन्य संगठन में विशिष्ट परिवर्तन मार्कस फ्यूरस और कैलियस ने किया। जो सैन्य कमांडर थे लीजन के, मार्कस फ्यूरस और कैलियस। तो क्वेश्चन आ जाएगा, मार्कस फ्यूरस और कैलियस कौन थे? तो ये सैन्य कमांडर थे लीजन के, जिसने लीजन का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। मतलब बहुत अमूलचूल बदलाव किया उसने। उसके समय पर लीजन अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन मेरियस ने किया। मार्कस फ्यूरस, कैमिलस और मेलियस ने किया। ठीक है। इसके फलस्वरूप एक शक्तिशाली साम्राज्य का उद्भव हुआ। साम्राज्य माने साम्राज्य, जो लीजन है इन्हीं तीनों के पीरियड में अपने चरमोत्कर्ष पर, मतलब अपने उसने नाम किया हिस्ट्री में लीजन, इन्हीं तीनों के उसमें। अब लीजन की टुकड़ियों के बारे में आप जानिए कि कैसे कैसे डिवाइड होती थी। तो ये हर लाइन एक क्वेश्चन, मैंने जैसा कि आपको बताया, लीजन में कुल मिला के 4200 व्यक्ति होते थे और उन्हें पंक्तियों में खड़ा करने का नियम था। प्रारंभिक पंक्ति 6 पंक्ति में हाक लाइट और शेष 2 पंक्तियों में वे लाइट रहते थे। पहली जो 6 टुकड़ी होती थी उसे हाक लाइट बोला जाता था और शेष जो 2 टुकड़ी होती थी उसको वे लाइट बोला जाता था। प्रत्येक पार्श्वों पर, पार्श्व माने पार्श्व है ना, प्रत्येक पार्श्व पर 150 माने 150, 150 अश्वारोही सैनिकों का दल होता था। 150, 150 हर पार्श्व पर, दाएं बाएं, आगे दाएं बाएं और पीछे, ये पार्श्व होता है आपका साइड। ये 150 का होता था, जिसमें अश्वारोही सैनिक होते थे। संगठन के सभी सैनिक ठोस पंक्ति में खड़े होते थे।
सुरक्षा के लिए कवचों का प्रयोग होता था, कवच मैंने बताया आपको। लीजन के कवचधारी सैनिकों को उनके आयु सीमा के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया। उनकी एजेस जो थी, एज के आधार पर 3 बराबर श्रेणी में बांटा गया। आयु के आधार पर, आयु विशेष ध्यान रखना, उनकी आयु के आधार पर बांटा गया, एजेस के आधार। लीजन के कवचधारी सैनिकों को उनके आयु के आधार पर सीमा में बांटा गया, क्योंकि रोमन सेना में अवस्था की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता था। माने एज कि 18 से भर्ती हुई या 16 से भर्ती हुई, और उसके बाद 25 तक, 25 का के बाद एक 35 तक, 35 के बाद फिर 45 तक। ठीक है ना। तो एज पर ध्यान। ये 4 श्रेणियाँ कौन सी थीं? नंबर 1 हस्ताती, दूसरा प्रिंसाइप्स, तीसरा ट्रेरी। इन तीनों को सैनिकों की श्रेणी आयु तथा भाग के आधार पर अलग अलग 3 श्रेणी बनाया, हस्ताती, प्रिंसाइप्स और ट्रेरी, जिसमें एज क्या थी? हस्ताती, प्रिंसाइप्स और ट्रेरी और बेलाइट्रस 4 श्रेणी। 4 श्रेणियों में बांटा, हस्ताती, प्रिंसाइप्स और ट्रेरी और बेलाइट्रस। अब हस्ताती की एज 25 से 30 प्रथम भाग हो गया, प्रिंसाइप्स की एज 30 से 45 दूसरा भाग हो गया, और ट्रेरी की एज 40 से 45 तीसरा भाग हो गया, जिसको रिजर्व फोर्स बोलते थे। मैंने रिजर्व के लिए फोर्सेबली बोला था कि रिजर्व सेना ये लोग रखते थे। ये रिजर्व सेना वो होती थी जो मुश्किल के समय काम आती थी। और बेलाइट्रस चौथी है, बेलाइट्रस जो 17 से 25 वर्ष, ये चौथा भाग था। रोमन लीजन के कमांडर को, आगे चलिए, रोमन लीजन के कमांडर को कौशल कहते थे, जो कि लीजन की प्रमुख श्रेणी में थे। सामरिक इकाइयों में इनको बांटा गया था। प्रत्येक मैनिपल के कमांडर को आप टोयोन कहते थे। जो मैनिपल होता था, उनकी टुकड़ियाँ होती हैं, उसका जो कमांडर, प्रत्येक जो कमांडर होता था, माने कि दायां भाग, बायां भाग, अग्रभाग और पृष्ठभाग में सबका एक एक कमांडर होता था, उनको मैनिपल बोला जाता था। एक मैनिपल हस्ताती तथा प्रिंसाइप्स के सैनिकों की संख्या 2400 थी। एक मैनिपल में कितने सैनिक, जिसमें प्रिंसाइप्स और हस्ताती सैनिक थे? 2400। प्रत्येक मैनिपल में ट्रेरी सैनिकों की संख्या 600 थी। प्रत्येक वर्ग की एक मैनिपल प्रत्येक वर्ग की एक मैनिपल प्रत्येक वर्ग की एक मैनिपल में ट्रेरी सैनिकों की संख्या 600 थी। प्रत्येक वर्ग की एक मैनिपल 120 हस्ताती, 120 प्रिंसाइप्स तथा 60 ट्रेरी, माने 420 बेलाइट्स, और अश्वारोही सेना का एक स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में रोमन लीजन में 300 घुड़सवार होते थे। तो एक स्क्वाड्रन को मिलाकर एक कोहार्ट का समूह का निर्माण करता था। मतलब इन सारी चीज़ों को मिला के एक कोहार्ट, माने टोटल सेनाओं का एक कोहार्ट होता था, जिसे कोहार्ट बोलते थे। ट्रिब्यून प्रत्येक कोहार्ट का नेतृत्व करता था। जो ट्रिब्यून होता था, अब आप ध्यान दीजिए, ट्रिब्यून क्या है? वो सारे कोहार्ट को नेतृत्व करता था। 10 कोहार्ट के प्रत्येक समूह को लीजन कहते थे। अब 10 कोहार्ट उसमें जोड़िए तो लीजन हो गया। जैसे पहले जो बात कर चुके हैं उसको अगर आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आप निकल के आएगा। ट्रिब्यून प्रत्येक कोहार्ट का नेतृत्व करता था। 10 कोहार्ट के प्रत्येक समूह को लीजन कहते थे। लीजन कोहार्ट में संगठित थी। मैनिपल एक स्वतंत्र समरतांत्रिक इकाई में बांटा था। यद्यपि अश्वारोही सैनिकों की संख्या लीजन में 300 निर्धारित थी, परंतु युद्ध के समय संख्या बढ़कर 600 कर दी जाती थी। सारे लीजन की व्यूहरचना शतरंज के समान बनाई गई थी। माने लीजन की व्यूहरचना क्या थी? तो शतरंज के समान। शतरंज का खेल आप जानते हैं ना, तो शतरंज के समान थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। लीजन क्या क्या शस्त्र यूज करते थे? अब इसमें जो बेलाइट सैनिक, उनके पास 6-7 छोटे प्रकार के भाले, तलवार और एक ढाल होती थी।
भालों की नोक मुलायम होती थी, जिससे एक बार प्रयोग करने के बाद ये बेकार हो जाते थे। हस्ताती सैनिक एक विशाल अर्धचंद्राकार ढाल से लैस होते थे, जो 4 फुट लंबी तथा 2.5 फुट चौड़ी होती थी। इसके पास 2 भाले भी होते थे। सैनिक पीतल के शिरस्त्राण, जंघस्त्राण, सिर पर ढकने वाला शिरस्त्राण, जंघस मतलब जंघों को ढकने वाला जंघस्त्राण, तथा वक्ष को, सीने को ढकने वाला वक्षस्त्राण धारण करते। प्रिंसाइप्स तथा ट्रेरी भी हस्तातियों की भांति अस्त्र शस्त्र रखते थे। उस समय घुड़सवारों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अब ये आपका मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया, ठीक है ना। अब रोमन लीजन का थोड़ा ओवरव्यू और समझ लीजिए। लीजन एक लचकदार फ्लैक्स था, माने संगठन था। ठोसपन, नम्यता, दृढ़ता, पैतरे बदलने की क्षमता विद्यमान थी। लीजन का समर तंत्र प्रघात एवं प्रक्षेपण दोनों पर आधारित था। प्रघात और प्रक्षेपण, प्रघात मतलब पहुंच कर सीधा हमला कर देना, और प्रक्षेपण माने फेंक के कोई चीज़ मारना, ठीक है ना, कोई भी हथियार चलाना। ये मोटा मोटा आपका मतलब उनके लड़ने की, उनकी कला को दर्शाता है। इसके साथ आक्रमण तथा प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई अपनाते थे। आक्रमण करना माने कि जब उनको कम संख्या लग जाता था कि हमारा मॉरल हाई है, तो सीधे दौड़ के और अचानक कार्रवाई, आघात सामरिकी करते थे। और अगर उनको लगता था कि दुश्मन का मनोबल ज़्यादा हाई है, तो वो रुक कर वेट करते थे, प्रतीक्षा करते थे। युद्ध प्रारंभ होने पर बेलाइट सबसे आगे रहकर अपने भालों से शत्रु पर वार करते थे, जिससे शत्रु की सेना में खलबली मच जाती थी। भाला फेंकने के बाद बेलाइट्स पीछे हटकर ट्रेरी समूह के साथ खड़े हो जाते थे। इसके बाद हस्ताती दौड़कर शत्रु पर भाला फेंकने के उपरांत अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर वार करने लगते थे। जब हस्ताती युद्ध करते करते थक जाते थे, तब प्रिंसाइप्स आगे बढ़कर युद्ध जारी कर देते थे। मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करने की व्यवस्था थी। प्रिंसाइप्स के बाद ट्रेरी युद्ध करते थे। यदि ट्रेरी सैनिकों का प्रयोग लीजन पर अत्यधिक संकट आने पर किया जाता था, यद्यपि कि, है ना, जब ट्रेरी सैनिक प्रयोग किए जाते थे तो लीजन पर अत्यधिक संकट जब आ जाता था तभी प्रयोग किए जाते, नहीं थी। जब ट्रेरी के बाद पुनः बेलाइट्स आक्रमण करते थे, माने जब वो थक जाए तो उनको एक्सचेंज कर दें, बेलाइट्स आ जाते थे। इस प्रकार युद्ध का क्रम निरंतर जारी रहता था। अब इसके ओवरव्यू में आप समझिए कि रोमन लीजन अपने उच्च प्रशिक्षण, अनुशासन, ठीक है ना, तथा उच्च हौसले से युक्त अपने सर्वश्रेष्ठ संगठन एवं युद्ध कला द्वारा पहले से ग्रीक फेलेक्स, इटली, कारियोज तथा अंत में मैसिडोनिया को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। अपने उच्च सैन्य संगठन के द्वारा उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका सैन्य संगठन बहुत मजबूत था। अब इनके पराजय के कारणों में, जैसे कोई भी डायनेस्टी आती है तो उसका कोई भी उरोज पर जाता है तो उसका पतन जरूर होता है। तो थोड़ा पराजय के कारणों मिलिट्री हिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। इसमें भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं 2-4, इसलिए हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा इनके पराजय के कारणों में आप 1-2 पॉइंट समझ लीजिए, फिर इसके बाद में अगले लेक्चर में इससे बात होगी। पराजय के मेन कारणों में कि लीजन के सैनिकों का भाला अधिक हल्का होने के कारण उनकी मारक तथा भेदन शक्ति कम हो गई। ये भी पतन का मुख्य कारण था। एक कारण था समुचित नियंत्रण के अभाव में रोमन लीजन में अनुशासन तथा मनोबल का ह्रास हो गया। मतलब नियंत्रण, जो कमांड कंट्रोल है, उसमें दिक्कत पैदा हुई, जिसके कारण उनकी युद्ध पद्धति पर प्रभाव पड़ा। ये भी कारण उनके पतन का था। लीजन सैन्य संगठन से रोमनत्व तथा सैनिकों की परंपरागत युद्ध कला में परिवर्तन भी पराजय का कारण बना। जो ट्रेडिशनल वार है लड़ने का, उसी को फॉलो करते गए समय के साथ अपनी हथियार में, अपने लड़ाई के कौशल में, अपनी टैक्टिक्स में, अपनी सामरिकी में, टैक्टिक में, समरतंत्र में उन्होंने बदलाव नहीं किया समय के साथ, इसलिए वो हारे।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम फिर कोर्स से संबंधित बीए बीएससी के स्टूडेंट, जो सेकेंड पेपर है वेस्टर्न मिलिट्री हिस्ट्री, यौद्धिक शास्त्रों का इतिहास, उसके अंतर्गत रोमन लीजन पर आज हमने बात की। आगे फिर इसी क्रम को जारी रखते हुए अपने कोर्स पर दूसरे टॉपिक के साथ किसी दिन उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।